गिलानी जो आज उनकी डेथ हो गई है, गिलानी के रिश्तेदार जो वो नौकरियां करते थे, आज उन पर एक्शन हो रहा है तो चीखो पुकार हो रही है। पाकिस्तान तक जो है उनको दर्दें हो रही हैं ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर, और उनको पैसे के तौर पर भी मदद करते, वो अभी बंद हो गई सारी बातें। लोगों को जो भटके हुए लोग थे, जो लोगों को उनको पढ़ाया गया 3-3 पीढ़ियों के लिए पे नहीं आप हिंदुस्तानी तो हो लेकिन 100% नहीं हो, आप स्पेशल हो, ठीक है, आप पाकिस्तान भी मिल सकता है, आपको आज़ादी भी मिल सकती है। हिस्ट्री की मीटिंग में भी आया, उन्होंने कहा कि आपने 72 साल लिए 370 तोड़ने में, हम भी 70 साल तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। इसका मेन जो एजेंडा रहेगा वो गवर्नेंस का रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा, क्योंकि ये पूरे है कि भारत जो है अगर उसको 21वीं सदी अगर भारत की होनी है तो गरीब आदमी, आम आदमी, उसकी डेवलपमेंट, उसका रोज़गार, इसके लिए जो है कोशिश होने की ज़रूरत है। हमने, मैं नहीं कहता कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ। जवानों की तादाद में, नौजवानों को बंदूक पकड़वा दी सैकड़ों की तादाद में, मरवा दिए आर्मी के और सिक्योरिटी फोर्सेज के आगे फेंक दिए उनको भी मरने के लिए, और अपने बच्चे। आज एक खास इंटरव्यू और एक खास व्यक्ति के साथ, जो कि अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल हर स्फीयर में जो है काम कर चुके हैं। लगभग 25 सालों से पिछले जो है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक पूरे उथल पुथल में एक एक्टिव रोल निभा रहे हैं। और अगर बात करें इनके पॉलिटिकल करियर की तो काफ़ी यंग एज में जो है इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत कर दी थी, और उसके बाद से ही लगातार हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जो है अगर इनके पॉलिटिकल करियर की बात की जाए तो अलग अलग आलम जो है इन्होंने गुजारे हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके से मैंने बात की कि काफ़ी यंग एज में जो है आपका पॉलिटिकल करियर शुरू हो गया था, और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जम्मू कश्मीर के कई राजनीतिक उथल पुथल में आपकी भागीदारी भी रही है। किस तरीके से देखते हैं कि कैसा बदलाव आया है पिछले 25 सालों से जम्मू कश्मीर की जो पूरा पॉलिटिकल करियर है किस तरीके से बदला है, क्या क्या बदलाव देखने को मिले हैं? क्योंकि आपने जो बदलाव देखे हैं शायद वो आज के जो नेता हैं उन्होंने वो बदलाव नहीं देखे। रोमी जी, सबसे पहले तो मैं अर्थ न्यूज़ का आभार प्रकट करूंगा कि आपने जो मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से, जो अपने लोग हैं उनसे मैं बात कर सकूं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरी जो बैकग्राउंड है, बेसिकली मैं गांव का रहने वाला हूं, किसान और सिपाही का बेटा हूं। पढ़ने के लिए जम्मू आए थे 1972 में, तब मेरा आरएसएस के साथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मेरा जो है मैं स्वयंसेवक बना, तो तब से लेके आज तक जो है 50 साल हो गए हैं। और इन 50 सालों में बिल्कुल पब्लिक लाइफ में हूँ। हाँ, पहले जो है निचले स्तर का रोल था, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, पिछले 25 सालों से एक प्रदेश स्तर का रोल मेरा रहा है। चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रदेश संगठन मंत्री के तौर पर था, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर था। फिर मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब वैद्य विष्णु दत्त जी हमारे प्रधान बने, उनके साथ मैं महामंत्री था। फिर मैं दयाकृष्ण कोतवाल जी के साथ में महामंत्री रहा, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बना, और पिछले 20-25 सालों से लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, जिसमें अटल जी से लेके और बाकी मोदी जी तक का प्रधानमंत्री का काल भी देखा है, और कई हमारे अध्यक्ष हैं उनके साथ राष्ट्रीय स्तर पर काम करने का मौका भी मिला। दूसरा, यहाँ क्योंकि जैसे जम्मू कश्मीर की आपने बात की है, उथल पुथल की बात की है, बिल्कुल, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो है के बारे में आप देखेंगे, और मैं एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर ये मैं देखता हूँ, जब मैं उसका पूरा मूल्यांकन करता हूँ, तो 1947 से लेके और 2021 तक का जो एक कालखंड है, इस कालखंड में जो है जम्मू कश्मीर कई फेजेस से गुजरा है। एक फेज़ था 1953 का, उसके बाद 1953 से लेकर 1975 का था, जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला फिर से सरकार में आए, और उसके बाद जो आज का जो फेज़ है, तो अलग अलग फेजेस में ये सारा जो है, मैंने 53 में तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कम से कम जो है 60s के बाद 70s के बाद का जो हमारे सारी ध्यान में बातें हैं। तो पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जनसंघ ने, चाहे जो है प्रजा परिषद के नाम से यहाँ पर जो संगठन जो जनसंघ में जो है था, उससे उसका सम्मिलित हुआ, तब से लेके आज तक का जो लगातार संघर्ष था,
जो और ख़ास तौर पर पूर्ण विलय का जो संघर्ष था, एक प्रधान एक विधान एक निशान का, तो उसको भी बड़ी कई फेजेस से गुजरना पड़ा, उतराव चढ़ाव से गुजरना पड़ा, बहुत कुर्बानियाँ जहाँ देनी पड़ी। जैसे मैं बताऊंगा कि 23 जून 1953 को जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो है उनकी शहादत हुई, उसके बाद यहाँ पर जो है 4 जगह तिरंगा चढ़ाते हुए 1953 में 16 लोग हमारे शहीद हुए, जैसे हीरानगर में, छमजोड़िया में, सुंदरबनी में, रामबन में। तो वहाँ से लेके और आज तक जो है लगातार जो संघर्ष था और जिस उद्देश्यों को लेके भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जनसंघ, उसके पहले प्रजा परिषद चल रहे थे, उसको हमने अचीव भी किया है। तो एक बड़ा कहना चाहिए कि एक इतिहास है, जिस इतिहास का बहुत बड़ा प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर पर ही नहीं, भारत की राजनीति पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो है वो उसका इम्पैक्ट है। तो ये सारी बातें हमने देखी हैं, क्योंकि बात लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं जो है इस आपके प्रश्न को जो मैं अभी उसका उत्तर देना बंद करूँगा। जी सर, अगले सवाल की तरफ करें रुख, तो 2015 की अगर बात करें तो बीजेपी ने सरकार बनाई एक ऐसी पार्टी के साथ जो माना जाता था कि दोनों की सोच और विचार में जो है कथनी और करनी का अंतर है। अगर हम बात करें तो बीजेपी और पीडीपी को जो है माना जाता था कि नॉर्थ और साउथ पोल जो है एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं, पर सरकार बनाई एक एजेंडे के साथ। किस एजेंडे के साथ सरकार बनाई थी, ये एक बड़ा सवाल है। आज तक लोगों के मन में भी ये सवाल है, क्योंकि लोग लगातार ये पूछने की कोशिश करते रहे हैं कि सरकार बनाई थी, एक अलायंस हुआ और लगा कि अब शायद जो है जम्मू में एक बदलाव की लहर शुरू हो जाएगी, और उसी के बाद हमने देखा कि वो अलायंस टूटा भी, और फिर उसके बाद से ही शुरू हुआ कि करनी और कथनी में अंतर था, इसलिए साथ नहीं चल पाए। देखिए, करनी और कथनी में मैं कहूँगा, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, अंतर नहीं था जी। जो हम कहते थे वो करते थे। हमने कहा 370 तोड़ेंगे, हमने तोड़ी, 35 तोड़ेंगे, तोड़ी, ऐसे वो भी कहते थे, ठीक है। फिर हमने सेल्फ रूल चाहिए, आज भी महबूबा जी उसी पर जो है कायम है, और उस प्रकार से जो प्रो पाकिस्तान उनका स्टांस लिया है। तो जो उनकी कथनी है वो अल्टीमेटली उसी करनी पर वो आ गए हैं, और जो हमारी कथनी थी उसी करनी पर हमने किया है। लेकिन एक जो है एक भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि ऐसा ये समय था, इस समय ने ये साबित किया कि लोकतंत्र में अगर आप विश्वास करते हैं और लोगों के लिए आप अगर हैं, तो आइडियोलॉजी दूसरे नंबर की बात है। तो यही हमने किया, क्योंकि आपने देखा होगा 2014 में जो इलेक्शंस हुए, असेंबली के इलेक्शंस, उसमें जिस प्रकार का यहाँ पर मैंडेट आया, जम्मू में हम जीते, हमने 25-26 सीटें जीती, कश्मीर में 28 सीटें पीडीपी ने जीती, और कई कॉम्बिनेशन प्रोमोटेशंस थे जो लोग अपना कोशिश कर रहे थे। तो उनका था कि कोई सरकार बनती नहीं थी इसके अलावा। तो एक विजनरी एक जो है मैं कहूँगा कि कोशिश की गई, दूरगामी कोशिश थी वो, बेशक वो हम उसमें सफल नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो है भलाई के लिए अगर ये सरकार, लोग चाहते हैं इस प्रकार की सरकार हो, और उस समय 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जिस प्रकार की सरकार थी, भ्रष्टाचार था, जो है मिस गवर्नेंस थी, और अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है, डिप्राइवेशन थी, जो लोगों की जो है रीजनल जो है डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, ये सारी बातें थी। तो एक कोशिश की गई, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा कि ये उस समय भी कहा गया कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ये बात है, लेकिन फिर भी सरकार बनी। और सरकार में हमने जो एजेंडा बनाया, एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, उसमें हमने स्पष्ट किया था कि हमारे जो वैचारिक मुद्दे हैं वो वही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हमने वही हैं, उनको हमने छोड़ा नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए जब तक ये सरकार चली उसको हमने बैक बर्नर पर रखा। कोशिश हुई, पहली बार हमें, क्योंकि हम पहली बार सरकार में आए थे और सही मानों में जम्मू को रिप्रेजेंट करने वाले सेंटिमेंटली ऐसे सरकारें रहीं, कांग्रेस के लोग भी रहे, कांग्रेस की अपनी सरकारें भी रहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि सेंटीमेंट जो जम्मू का है उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली सरकार थी, क्योंकि जम्मू ने भारतीय जनता पार्टी को और जम्मू के नाम से हमें वोट दिया था। तो उस समय के लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी था। तो हमने कोशिश की कि जो रीजनल जो दूरियां हैं कश्मीर जम्मू के, उसको भी कम किया जाए,
जो कम्युनल और रिलीजियस जो दूरियां हैं जो हिंदू और मुसलमान के बीच में है उसको भी कम किया जाए। बहुत कोशिश हुई और मैं कहता हूं कि देखिए केंद्र ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपके ध्यान में होगा कि 80,000 करोड़ का पैकेज जो है प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो अल्टीमेटली 1 लाख करोड़ तक हो गया था। बहुत से कामों में, जम्मू में आपको काम गिनाता हूँ और मेरे पास 2 मिनिस्ट्रीज थी, पावर और ये था अपना अर्बन डेवलपमेंट। अभी आप बस स्टैंड में देखेंगे 213 करोड़ का जो है मल्टी टायर पार्किंग और बना है। बहुत बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट था। हमने इसकी फाउंडेशन रखी और अगर सरकार रहती तो हम ही इसका उद्घाटन करते, जो इसका पिछली बार एलजी साहब ने किया है। हरि सिंह पार्क आप देखें, आपने देखा IIT, IIM, इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि जो केबल कार पुराना प्रोजेक्ट था तो हमारे वक्त में ही जो है उसको लगभग कंप्लीट हुआ। ठीक है, अभी उसमें कुछ दिक्कतें ज़रूर हैं। इसी तरह से रिवर फ्रंट लगातार जब तक हम सरकार की थी, हमें 3 साल ही मिले, तो हमने रिवर फ्रंट का पूरा जो है उसको हमने मतलब MOU साइन हो गया था। लेकिन उसमें एक मैं आपके ध्यान में लाऊं, लोग जो है वहाँ पर जो इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पर वो पिलर्स खड़े हैं, लोग उसको रिवर फ्रंट से जोड़ते हैं, जो गलत है। ये हमारे पहले का प्रोजेक्ट है और बिल्कुल फेल्ड प्रोजेक्ट है। हमने जो रिवर फ्रंट का जैसे साबरमती के तर्ज के ऊपर उसको बनाने की हमने कोशिश की। रिंग रोड देखिए आप, मुझे याद है कि एक सिटिंग में मैंने प्रकाश जावड़ेकर जी, उनके एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट उनके पास था, एक प्रोजेक्ट मतलब सिटिंग में हमने जो है इसकी जो फॉरेस्ट क्लियरेंस करवाई और एनवायरनमेंट क्लियरेंस करवाई। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आप देखिए, आप 3 साल पहले की देखें कि किस प्रकार का वहाँ पर था। आज वहाँ इतना बड़ा मैसिव खड़ा हो रहा है। आप जैसे रोड से आए हैं, आपने देखा होगा। तो ये इन 3 सालों में हुआ है। ठीक है, आज जो है 2 साल में उसको आगे चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन बेसिकली ये मैं सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट और जम्मू के इर्द गिर्द की बात कह रहा हूँ। पावर में DDU-JBY में लगभग 2,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमने क्लियर किए। सेंट्रल PSUs के साथ हमने MOU साइन किए और इतना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को रेज किया है। ठीक है, दिक्कतें हैं क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं हुई, PDD में नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जब वो पुराना स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा है, पुराना 20 साल पुराना के एम्प्लॉइज़ हैं और स्ट्रक्चर जो आज का है जिसमें हज़ारों करोड़ रुपया लग गया है, तो वो दिक्कतें हैं जिसके कारण बिजली में दिक्कत है। लेकिन हमने जो है 11,000 करोड़ का जो था क्या नाम बजट था, तो इसलिए इन सालों में ये हम कर पाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस प्रकार का फिर से जो है रसाना के बाद और जिस प्रकार से जहाँ पर हमारे जो विरोधी पक्ष थे उन्होंने तो एक ही काम किया। जम्मू में आपने देखा होगा, आज 3 साल के बाद आपको कोई रोहिंग्याज जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, छुटपुट कभी बात होती है, कोई बात ही नहीं होती। लेकिन हमारे वक्त में था, ऐसा मैसेज दिया गया, शायद हमने वो बसाए है जिसको कि हमारी पुरानी सरकारों ने उसको यहाँ पर बसाया था। हमने उनको निकालने की जो है पूरी प्रयास कर रहे थे, कमेटी बनी थी, मैं ही चेयरमैन था और केंद्र में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी उससे बातचीत करते हुए उनको हम बाहर करने की जो है तैयारी में थे, लेकिन सरकार चली गई। ठीक है, इसी तरीके से कश्मीर में सैनिक कॉलोनी है तो वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक बार तो उमरुद्दुल्ला साहब ने तो कह दिया कि वहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर वो बन रहा था अपना जो आर्मी के क्वार्टर्स बन रहे थे, उन्होंने कहा कि कहीं ये सैनिक कॉलोनी तो नहीं बन रही। इस प्रकार का हमारे जो विरोधी बीफ पार्टियों के नाम पर जिस प्रकार से शेख इंजीनियर आज वो जेल में उसने जो है वो हुल्ला किया। तो इन सारी क्राइसिस से गुजरते हुए भी हमने जो 3 साल में रिफॉर्म किया है, लेकिन 3 साल तो अंडरस्टैंड करने हम नए थे। हमारा कोलिशन पार्टनर जो था वो जैसे आपने बिल्कुल कहा साउथ पोल और नॉर्थ पोल की बात थी, वो अपनी आइडियोलॉजी के आगे लेके जाना चाहते थे। रसाना को उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, जिसके बाद हमें लगा था भाई अभी आगे चल नहीं सकता, इसलिए हमने वो अपने उसने विड्रॉ किया। और पहली बार हुआ कि हम यहाँ का माइंडसेट क्या है, कश्मीर के नेताओं का माइंडसेट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन का, वो जानने के बाद तभी तो 5 अगस्त 2019 हुआ, तभी तो 370 थोड़ा हमने कहा भी नहीं, अभी वही रास्ता है, ऑपरेशन की ज़रूरत है। अभी ये जो पैच वर्क नहीं चलेगा, अब इस प्रकार से जो नहीं चलेगा, इसलिए वो एक्शन हुआ है। बिल्कुल। अगर हम अगले सवाल की तरफ जाएं तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर देखने को मिल रहा है कि चुनावों की जो आहट है वो सुनाई दे रही है। हर पार्टी जो है वो लगातार बात कर रही है, चुनाव आएंगे, किस तरीके से उनके एजेंडे रहेंगे, इस पर बात हो रही है। बीजेपी की अगर बात करें, क्या तैयारियां रहेंगी? क्या बीजेपी भी ये मांग कर रही है बाकी दूसरी पार्टीज की तरह कि पहले स्टेटहुड की वापसी आए और उसके बाद जो है चुनाव जो है वो करवाए जाएं? क्योंकि बाकी पार्टीज जो है लगातार इस बात के साथ जो है सामने आती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई
उस मीटिंग में बड़े खुल के बातें आई है और प्रधानमंत्री जी ने जो है 15 अगस्त 2021 का जो इंडिपेंडेंस डे था उसमें भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर डिलिमिटेशन के बाद जल्दी जो है चुनाव होंगे। इस प्रकार की बात तो स्पष्ट है कि यहाँ चुनाव होंगे। हमारा मानना है कि स्टेटहुड आनी चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए कंडीशन नहीं है। स्टेटहुड लाने के लिए कुछ कारण थे और मैं मानता हूँ, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये था कि यहाँ पर क्योंकि जम्मू कश्मीर में हम प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं, वहाँ पर जो सीमा के ऊपर तो हमारी आर्मी है, BSF है, तो हमारा कंट्रोल जो है डिफेंस मिनिस्ट्री के पास है, जहाँ होम मिनिस्ट्री के पास है, उसके कारण है। लेकिन इंटरनल जो लॉ एंड ऑर्डर था, वो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहता था, जिसके कारण जो है हमने खुद देखा है कि होम मिनिस्ट्री जो थी PDP के पास थी, चीफ मिनिस्टर के पास होती थी। यूनिफाइड कमांड में जहाँ आर्मी के जनरल्स होते थे, बाकी लोग होते थे, वहाँ एक बात होती थी और पीछे से SSP को फ़ोन चला जाता था, उसको छोड़ दो, आर्मी के ऊपर केस लगा दो। वहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती थी। तो इसके लिए केंद्र ने ये माना कि अगर हमने प्रॉक्सी वार लड़नी है, टेररिज्म के ऊपर जो है उसको जो है उस पर रोकना है, उसको समाप्त करना है, अलगाववाद के ऊपर समाप्त करना है, तो ये पावर जो है केंद्र के पास रहनी चाहिए। तो स्टेट रहते हुए नहीं हो सकती थी, इसलिए वो एक कोशिश हुई, मेरा जो मानना है। तो मेरा मानना तो इसलिए वो UT बना। लेकिन अल्टीमेटली जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो है ये आश्वासन दिया था कि स्टेटहुड आएगी, और उस दिन भी प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मीटिंग हुई है हमारी, उस दिन भी उन्होंने फिर से वो रिट्रेट किया है, तो वो स्टेटहुड तो आएगी, लेकिन इसको कंडीशनल नहीं मानना चाहिए। चुनाव हो जाएं, चुनाव होने के बाद जब भी केंद्र को लगेगा, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको लगेगा कि अप्रोप्रिएट टाइम है स्टेटहुड का, तब आएगी और पक्का आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको कंडीशनल नहीं रखना चाहिए। और जैसे आपने कहा ठीक है, क्योंकि आज लोग जो हैं अपने आप को डिस्कनेक्टेड जो है उनका कनेक्ट खत्म हो गया है, डिस्कनेक्टेडनेस जो फील कर रहे हैं, क्योंकि अफसरशाही का अपना क्या एटीट्यूड रहता है, अफसरों का करने का तरीका रहता है। पॉलिटिकल आदमी है, खुल के बात तो करता है, काम होना नहीं होना तो बात की है, लेकिन बात तो करता है वो। तो इसलिए लोग जो हैं काफ़ी नाराज़ हैं, दुखी हैं। इसलिए वहाँ पर भी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये खुल के बात आई थी कि इसकी ज़रूरत है कि एक जो है चुनी हुई सरकार यहाँ पर आए, तो वो आएगी, इस प्रकार का हमारा मानना है। लेकिन उसके पहले डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद जो है वो जो है चुनाव होंगे, उसके बाद जो है चुनी हुई सरकार आएगी। जी सर, अगले सवाल की तरफ जाए तो जिस तरीके से बात करें तो इस समय जम्मू कश्मीर में सेंटर का रूल चल रहा है, केंद्र सरकार का रूल है। जब से UT बनाया गया है, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ये सवाल पहले भी किया कि कहीं ना कहीं लोग, जैसे आपने भी कहा कि अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील कर पा रहे हैं, लोगों की कई समस्याएं हैं और लोगों की ये बार बार कहना है कि नेता हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, और जो अफसरशाही है यानी कि जो इस समय पूरा रूल चल रहा है, बाबू रूल चल रहा है, उसमें हमारी आवाज़ जो है वो दबी की दबी रह जाती है। तो किस तरीके से आपके क्या चीज़ें रहती है कि आप किस तरीके से अपने लोगों के लिए काम करें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो पाए? रोमी जी देखिए, ये जो पिछले 2-3 साल हुए हैं, मेरा मानना है, और तो आपने भी देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कि लगातार लोगों में रही है। आपने देखा होगा कि कोविड के वक्त जबकि लॉकडाउन था, लोगों से मिलना जुलना बंद था और ये जो है रोक थी उस पर, लेकिन हम जो थे राशन के द्वारा, दवाई के द्वारा, सैनिटाइज़र के द्वारा, मास्क देने के बहाने से हम लगातार लोगों में गए हैं और पूरी पार्टी एक्टिव थी। और केंद्र से हमारे लिए लगातार हमें डायरेक्शंस थी, ये करें वो करें, ठीक है। सारे जो नॉर्म्स थे, जो थे डूज एंड डोंट्स थे, उसको जो है फॉलो करते हुए हम गए। और उसके साथ साथ हमारी जो है पार्टी है जो कि लगातार लोगों में जाती रही है। आजकल बाकी लोगों ने भी जो है ये कोशिश की है, तो पॉलिटिकली तो हम जो है रहे बीच में। जैसे आज ही मैं फिर जो है 2 दिन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब जो है जा रहे हैं बसोली बिलावर बनी का दौरा, तो मैं भी जा रहा हूँ। मैं पिछले कल जो था मैं आरएसपुरा में था, आगे मेरा सांबा का टूर होगा, आरएसपुरा एरिया का टूर होगा। तो इसलिए हम लगातार कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमें जो है पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए थी उसमें कमी ज़रूर थी, ये मैं बिल्कुल आपसे की बात से को मानता हूँ। लेकिन केंद्र की ओर से ये कोशिश हुई, क्योंकि एक जो है पहले यहाँ एक सिस्टम था असेंबली का जी, वो आज नहीं है, असेंबली नहीं है, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। हाँ, जो फॉर्मर जो MLAs हैं उनको कोई मनाही नहीं है MLC को कि आप नहीं जाएं, लेकिन वो जाएं ना जाएं उन ऊपर डिपेंड करता था। पार्टी तो जाई, हमारी पार्टी तो गई है, लेकिन उसका एक अल्टरनेटिव के तौर पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे, जिसमें पंचेस, सरपंचेस, VDC,
डीडीसी के चेयरमैन बने हैं और जो सारा बन रहा है, ये भी एक अल्टरनेटिव है कि जो एक कहना चाहिए ग्रास रूट लेवल तक जो है उसको ले जाने के लिए डेमोक्रेसी को, और लोग जो अपनी बात कहें। तो ये भी एक सिस्टम शुरू हुआ जिससे कुछ हद तक उनके छोटे मोटे काम है, रास्ता बनना है, नलका लगाना है, इस प्रकार की बातें शुरू हुई हैं और उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और नई लीडरशिप भी इसमें उभर के आ रही है। तो ये कोशिश केंद्र की तरफ से, और पहली बार 72 साल में यहाँ डीडीसी और बीडीसी बनी। पहले तक 23 साल के बाद जो है अटल जी के वक्त यहाँ पंचायतें बनी थी, लेकिन अभी जो है बाद में बनी, लेकिन जो है आगे नहीं बढ़ा। हमने भी बहुत कोशिश की, जब हम सरकार में थे प्रधानमंत्री जी का बड़ा आग्रह था कि पंचायती राज यहाँ पर होना चाहिए और 3 टायर होना चाहिए, लेकिन हमारा जो कोलिशन पार्टनर था तब वो एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सारे इकट्ठे हो गए, नहीं होना चाहिए, नहीं जी वायलेंस हो जाएगा। लेकिन गवर्नर रूल में हुआ तो आज लोगों को वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मिले, वो भी एक अल्टरनेटिव है। लेकिन जिस प्रकार की लोगों की एस्पिरेशंस रहती हैं, क्योंकि वो लोग जो लोकल लेवल की समस्याएं तो वो देखते हैं, लेकिन जो बड़ी समस्याएं हैं उसको देखने के लिए असेंबली की ज़रूरत है, और मुझे लगता है उसके जल्दी चुनाव होंगे और असेंबली आएगी और पॉपुलर गवर्नमेंट बनेगी। तो ये है, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थी। अगर रूटीन की बात होती और अगर साधारण परिस्थितियाँ होती तो ये कभी नौबत आती नहीं, गवर्नर रूल या प्रेसिडेंट रूल आने की ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन क्योंकि यहाँ प्रॉक्सीवाद से हम लड़े तो इसकी मजबूरी थी, और जिस प्रकार का माहौल कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा, उग्रवादियों द्वारा, और जिस प्रकार से सारी मतलब सिस्टम को ठीक भी करना था और परिस्थितियों को कंट्रोल में लाना था, वो उसके कारण ये करना पड़ा है। इसलिए लोगों को थोड़ा जो है दिक्कत आई है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो इस समय केंद्र सरकार द्वारा कई जो है योजनाओं की जो घोषणा है वो लगातार हो रही है। अगर हम इसमें युवाओं की बात करें या बाकी अलग अलग सोसाइटी के जो हिस्से हैं उनकी बात करें, उनके लिए किस तरीके से क्या क्या योजनाएं जो हैं आगे देखने को मिलेंगी? क्योंकि युवा जो अगर बात करें वो काफ़ी इस समय जो है वो निराश नज़र आ रहा है जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर क्या आगे रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है अगर उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, काम करने के लिए नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है। एक तो है जो रूटीन की जहाँ सर्विसेज हैं उसी रिक्रूटमेंट हो और फिर सिलेक्शन हो, उसके लिए जितने भी सिस्टम है, चाहे पीएससी है, चाहे हमारे एसएसआरबी है, वो एक्टिव है। लेकिन कोविड के कारण शायद उसमें कमी आई है, लेकिन वो हम देखते हैं कि आए दिन वो है उसकी जो है सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। लेकिन एक बात मैं आपके जो है चैनल के माध्यम से या नौजवानों से कहूँगा कि देखिए, ऐसा है कि सरकारी नौकरियां ही अल्टरनेटिव नहीं है। ये 4-5% जो है, इससे ज़्यादा आप नौकरी नहीं दे सकते सरकारी। हमारे अलजी साहब अक्सर कहते हैं कि यूपी में कहते हैं शायद 30 करोड़ के लगभग आबादी है, तो वहाँ 2.5 लाख एम्प्लॉइज़ हैं, और जम्मू कश्मीर में 1 करोड़ और 25 लाख के लगभग हैं, यहाँ 4.5 लाख हैं। वो बार बार कहते हैं, तो उनसे ये संकेत मिलता है कि इस प्रकार की बात के और पोस्टें क्रिएट होंगी और इस प्रकार से सभी को जो है सरकारी नौकरी मिलेगी। तो ये तो जो दिन, और जिस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस प्रकार से सारी चीज़ ई गवर्नेंस की बात चलना शुरू हो गई है, सेक्रेटरीट में इंट्रोड्यूस हो गया है, तो जो फील्ड का काम तो रहेगा और जो खाली असामियाँ हैं उनको भरने की बात तो चलेगी। इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि हमने नौजवानों को रोज़गार तो देना है, लोगों की रोजी रोटी तो चले, इसके लिए है प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि आपने देखा होगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो नौजवानों को, और उसका बड़ा जितना आपकी कैपेबिलिटी के आधार पर आप कहीं किसी मतलब स्तर के ऊपर भी जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार की और केंद्र सरकार का ये कोशिश है कि यहाँ पर इंडस्ट्री शुरू हो, कई प्रकार के डेवलपमेंटल वर्क्स यहाँ पर चल रहे हैं, कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। लेकिन जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है बड़ी फेवरेबल है, अभी इंडस्ट्रियल स्टेट्स बना रहे हैं, और हर जगह कहना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, हमारे तहसील और नीचे लेवल तक जाके वहाँ इंडस्ट्री के लिए जो है काम शुरू हो रहा है। वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स बनेंगे और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो प्रोसेस है, ठीक है, उसको और स्पीड अप करने की ज़रूरत तो ज़रूर है। तो इसलिए इस प्रकार का तो प्राइवेट सेक्टर जो कभी 72 साल में उभरा नहीं, यहाँ पर क्यों नहीं उभरा? क्योंकि यहाँ के लैंड लॉज ऐसे थे, बाहर के लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते थे, कानूनी तौर पर उनको ज़मीन मिलती। हमने 3 साल में देखा कि किस प्रकार से अड़चने जो हैं लगाई जाती थी। इसी प्रकार से सिक्योरिटी सिनेरियो ऐसा था कि बाहर का इन्वेस्टर है जो पैसा लेके आएगा, जो अरबों खरबों रुपये यहाँ इन्वेस्ट करेगा, वो देखेगा कि क्या मुझे पैसा वापस भी आएगा क्या।
तो इसलिए ऐसी जहाँ सिचुएशन में जहाँ जो है एक फेवरेबल जहाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर नहीं था, जो है सिक्योरिटी सिनेरियो फेवरेबल नहीं था, तो उस सारे में जो है ये जहाँ 72 सालों में सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग जो थे वो सरकारी नौकरियों पर ही डिपेंडेंट रहे, पुलिस में भर्ती के लिए रहे या एसपीओ की भर्ती के लिए रहे, लेकिन वो अल्टीमेटली वो अल्टरनेटिव नहीं है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर, यहाँ टूरिज्म बढ़े, हार्टिकल्चर बढ़े, प्राइवेट में लोग जाएं, नौजवान जाएं, ठीक है। अभी जो है आप कोई ग्रेजुएशन करके बस सीधे नौकरी मिलेगी, अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जो है 90% भी लोग जो है उनको भी कंपटीशन में नहीं आ रहे, और टेस्ट की बात हो गई है, इंटरव्यू खत्म हो गया है, जिससे पहले सिफारिश चलती थी वो समाप्त हो गई है। तो इसलिए कंपटीशन बढ़ा है सरकारी नौकरियों के लिए। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर जो आ रहा है उससे भी फ़ायदा होगा, और लोगों को, नौजवानों को चाहिए कि वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपने रोज़गार के लिए जिस प्रकार से लोन्स की व्यवस्था है, बाकी उस तरफ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली सबको नौकरी मिलेगी ये पॉसिबल है ही नहीं है। तो ये बिल्कुल लोगों को समझना चाहिए। मैं एक सिर्फ पॉलिटिकल व्यक्ति के तौर पर ही नहीं, मैं एक बीइंग टीचर, मैं उनसे जो है सुझाव दूंगा उनको। जी 70 मिनिस्टरों का दल जो है जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाला है, अगर हम बात करें तो उनका क्या मकसद रहेगा? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जब से ये यूटी बना है जम्मू कश्मीर, तब से कई मिनिस्टर्स जो हैं दौरे कर रहे हैं, कई अलग अलग तरीक़ों से जो यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं उनकी शुरुआत हो चुकी है। तो इनका मेन मकसद क्या रहने वाला है कि जम्मू कश्मीर में आकर क्या लोगों तक जो माना जा रहा है कि जितनी भी डेवलपमेंट की बातें हैं या जो भी केंद्र सरकार द्वारा काम किया गया उसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा जो एक ब्रिज की कमी नज़र आ रही है, यानी एक पुल की कमी नज़र आ रही है, क्या उस पर भी काम किया जाएगा? रवि जी, मकसद वही है। प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी ये बात आई, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारे मिनिस्टर जाएंगे। ये रीच आउट प्रोग्राम है जी। रीच आउट प्रोग्राम के लिए, क्योंकि लोगों तक पहुंचना और लोगों को अच्छी ज़िंदगी मिले, कोई मकसद ये है। ये बात जो थी 2015 से जब से हमारी सरकार बनी, और जैसे मैंने कहा 80,000 करोड़ का पैकेज, उसके बाद सब्सिक्वेंट जो उसको एनहांस किया गया है, वो मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर जो है बिल्कुल उग्रवाद के कारण, लगाववाद के कारण तहस नहस हो गया है, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है। लेकिन बीच में सरकार नहीं रही, उसके बाद गवर्नर रूल आया, तो उसके पहले भी मिनिस्टर्स आए थे। आप याद करें, पहले भी मिनिस्टर्स केंद्र के आए थे, और उन्होंने, जो लोगों ने डिमांड्स उनके सामने रखी, उन्होंने अपने अपनी मिनिस्ट्री में हम क्या कर सकते हैं कंसोलिडेट करके, आज जो फंड्स आ रहे हैं, आज जो सारे स्कीम्स बन रही हैं, उसके में उसका लाभ हो रहा है। इसी प्रकार से, क्योंकि आज जहाँ पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है और चुने हुए नुमाइंदे नहीं हैं, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव ये है कि वो लोग यहाँ पर आएंगे, हर नीचे स्तर पर जाएंगे और रात को वहाँ रहेंगे। ये नहीं भी आए, मीटिंग की और निकल गए, तो वहाँ रहेंगे और लोगों की दिल की बात की है, जो मन की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, वो मन की बात वो अपनी लोगों की सुनेंगे। उसके बाद जो आने वाले वक्त में जो यहाँ के लिए स्कीम्स बनेगी, वो रिपोर्ट जो है केंद्र को भी देंगे और स्टेट गवर्नमेंट को भी देंगे। इस प्रकार के उसका रीच आउट प्रोग्राम में ये सारे मिनिस्टर्स आ रहे हैं, तो जो एक ऐसे लगातार जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनका भी असेसमेंट होगा। यह PMAY है जी। PMAY में आज लगभग 2 लाख लगभग 2 लाख घर बन रहे हैं, जो रूरल में और अर्बन में। इसी प्रकार से जैसे आयुष्मान भारत है, देखो कितना सौभाग्य की बात है, जम्मू कश्मीर एकमात्र प्रदेश है जिसमें मुझे आपको सभी लोगों को 5 लाख का हमारे परिवार को बीमा की है, चाहे कोई कितना भी अमीर है चाहे कुछ भी है। यह अपवाद है इस स्टेट का, और 94,000 से लगभग 95,000 जो लोग हैं इसका लाभ ले चुके हैं। मेरा एक PSO है, उसके भाई की हुआ, कहता है 25,000 का फ़ायदा हुआ। 25,000 जो एक आम गरीब आदमी कहाँ से देता, ठीक है। तो इसलिए ये जो सारी स्कीमें, इनका भी मूल्यांकन होगा। अभी जल जीवन योजना आ रही है और हर किसी को पानी देना है 2024 तक, उसके लिए बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं। उसका भी जो है आएगा। पीछे अभी वो मंत्री जी आए थे, प्रहलाद पटेल जी आए थे, मेरी बात हो रही थी श्रीनगर में, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमने जो है बजट रखा हुआ है। और पहले था कि वो हैंडपम्प थे, मांग को लोग हमारे पास भी करते, हैंडपम्प है, 2 साल में वो हैंडपम्प जो है पानी नीचे चला जाता था और सूख जाता था। अभी इन्होंने कहा कि नहीं, अभी क्या है, हम जहाँ भी पानी का सोर्स है उसको हम जो है उसको पानी को जो है इकट्ठा करेंगे और उसके द्वारा पाइप द्वारा हर घर को पानी देंगे। जैसे PMAY है कि 2024 तक हर घर पक्का होगा, इसी तरीके से हर घर को पानी का जो योजना जो है, जो प्रधानमंत्री जी ने, इन सभी योजनाओं का, क्योंकि रीच आउट प्रोग्राम है टू द, जो हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है अंत्योदय,
आखिर में बैठे हुए आदमी का जो है भला करना, सर्वे भवन्तु सुखिना का जो हमारा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में ये सारी स्कीम्स को देखें, उसका मूल्यांकन भी होगा, नई बातें जो है लोगों की है वो भी सामने आएंगी और उसकी रिपोर्ट केंद्र में भी जाएगी। जो उनकी अपनी जो मिनिस्टर आएंगे उनकी अपनी मिनिस्ट्री में जो करेंगे वो करेंगे, जो उसकी रिपोर्ट के स्टेट को भी देंगे, जहाँ यूटी को भी देंगे और वहाँ भी देंगे। इस प्रकार का एक लोगों को एक रीच आउट का प्रोग्राम है जी। सर, आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि जिस तरीके से हर पार्टी इस समय जो है, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, चुनावों को लेकर तैयार होती हुई नजर आ रही है, अपने अपने एजेंडा जो है वो भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की बात करें तो इस बार इलेक्शंस में किस एजेंडे के साथ उतरेगी, क्या क्या जो मुद्दे हैं वो लेकर उतरने की जो है कोशिश करेगी कि ताकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है एक बार फिर विश्वास जता सकें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मेन जो एजेंडा रहेगा वो गवर्नेंस का रहेगा, डेवलपमेंट का रहेगा, क्योंकि ये पूरे है कि भारत जो है अगर उसको 21वीं सदी अगर भारत की होनी है तो गरीब आदमी, आम आदमी, उसकी डेवलपमेंट, उसका रोज़गार, इसके लिए जो है कोशिश होने की ज़रूरत है। हमने लगभग 60 साल ज़ाया किए, मैं नहीं कहता कुछ नहीं हुआ, लेकिन जितना हो सकता था उतना नहीं हुआ। तो जम्मू कश्मीर में जो रिकन्स्ट्रक्ट करने की बात है, जो 5 अगस्त 2019 को जो एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है, 370 गया, यहाँ पर जो है 35A गया, वो चीज़ें कानूनी तौर पर तो ठीक हो गई हैं, लेकिन उन चीज़ों को उसके जो फॉलोअप में उसको ग्राउंड पर लाना जी। लोगों को, जो भटके हुए लोग थे, जो लोगों को उनको पढ़ाया गया 3-3 पीढ़ियों के लिए पे नहीं आप हिंदुस्तानी तो हो लेकिन 100% नहीं हो, आप स्पेशल हो, ठीक है, आप पाकिस्तान भी मिल सकता है, आपको आज़ादी भी मिल सकती है, आप ऑटोनॉमी मांगते थे, जो पावर में रहते थे सेल्फ रूल मांगते थे, उनको ये स्पष्ट हो गया है कि अभी कुछ नहीं मिलेगा। जो कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में चीज़ें होंगी और डेवलपमेंट की तरफ, जैसे एक हिमाचल का एक हमारा जो शहरी है, जो यूपी का शहरी है, जिस प्रकार से उसका स्टेटस है उस पर जम्मू कश्मीर का भी है, वो एक माहौल बना, कानूनी तौर पर माहौल बना है, लेकिन उसको लोगों तक लेके जाना और उसमें सिर्फ बातें नहीं, उसको प्रैक्टिकली जो है डेवलपमेंट उसके तक ले जाना, रोज़गार, बिजली, पानी उसके तक ले जाना, ये सारी बातें हैं। तो उसमें हम ये बातें तो रखेंगे ही, और लेकिन जो लोग दूसरे हैं, हमारे जो विरोधी पक्ष के लोग हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी आया, उन्होंने कहा कि आपने 72 साल लिए 370 तोड़ने में, हम भी 70 साल तक इसके लिए संघर्ष करेंगे। इसका मतलब है वो इस एजेंडे को लेके आएंगे, ठीक है, हम उनको काउंटर भी करेंगे। हम आज लोग जो हैं, कश्मीर के लोग भी, जम्मू के लोग समझ रहे हैं सारा कि उन्होंने क्या किया, 3-3 पीढ़ियों में गुमराह किया, हज़ारों की तादाद में नौजवानों को बंदूक पकड़वा दी, सैकड़ों की तादाद में मरवा दिए, आर्मी के और सिक्योरिटी फोर्सेस के आगे फेंक दिए उनको भी मरने के लिए, और अपने बच्चे जो थे वो जाके विदेशों में पढ़ते रहे। गिलानी जो आज उनकी डेथ हो गई है, गिलानी के रिश्तेदार जो वो नौकरियाँ करते थे जी। आज उन पर एक्शन हो रहा है तो चीखो पुकार हो रही है, पाकिस्तान तक जो है उनको दर्दें हो रही हैं ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर, और उनको पैसे के तौर पर भी मदद करते, वो अभी बंद हो गई सारी बातें। ये जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं जानते हैं। मैं जब जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो उसमें कश्मीरी भी आते हैं, और वही वो लोग आते हैं जो बिल्कुल क्रॉस रोड पर थे, जो उनको लगा भी नहीं अभी दिशा यही है, जो है तरक्की और तामीर, अमन के लिए जो रास्ता है वो भारत की तरफ से जाता है, भारतीय लोकतंत्र के द्वारा ही है। इस प्रकार की उन्हें रियलाइजेशन आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर निर्मल सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से आने वाले चुनावों में जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहेगा। साथ ही साथ इन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर की बात की और कई जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर आज इनसे बातचीत की गई। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप बने रहें दी आर न्यूज़ के साथ।